जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जी। और आज की क्लास रेलवे आरपीएफ भर्ती 2024 के एग्जाम की जो भी मेरे भाई बहन तैयारी कर रहे हैं आप सभी के लिए जीके जीएस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एमसीक्यू फॉर्मेट में होने वाले हैं। और अगर आप कांस्टेबल या सब इंस्पेक्टर दोनों में से किसी भी पोस्ट के लिए अप्लाई किया है तो ये क्लास आपके लिए वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट होगी। और देखो, मैं आपको बता दूं कि अगर आप एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हो तो भी ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट होंगे, क्योंकि एसएससी जीडी की वैकेंसी आने वाली है, ठीक है ना। और पहले तो 1 मिनट अपने इन दोस्तों को दूंगा जो मुझे प्रॉपर कमेंट करते हैं। जैसे यहाँ पे ये कौन है, बकराज दास, जय हिंद सर। भैया जय हिंद। शिवानी कुमारी किसी का आंसर कर रही हैं, 33 सही है। अर्जुन यादव, मुकेश कह रहे हैं, मुकेश प्रजापति। भैया कहाँ से हो ज़रूर बताइएगा। और यहाँ पे जितने भी मेरे दोस्त हैं प्रॉपर मुझे कमेंट करते हैं। सोनू खन्ना जय हिंद गुरुजी। भैया जय हिंद। दिलीप मिश्रा, ये तो पुराने काफ़ी टाइम से मुझे कमेंट करते हैं। तुषी चौहान, यूजर, और यहाँ पे देखो जितने भी हैं, आरती और ये संगीता, राहुल, दिलीप, अजय पाल, तो इन सभी भैयों को बहनों को बहुत बहुत धन्यवाद। और चलते हैं दोस्तों अपने पहले प्रश्न की तरफ। और देखो यहाँ पे एक बहुत अच्छी लाइन लिखी है कि ख्वाहिशें बादशाहों को गुलाम बना देती हैं पर सब्र गुलाम को बादशाह बना देता है। तो बिल्कुल सही बात है, थोड़ा सा सब्र धैर्य रखिएगा, धैर्य की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और चलते हैं दोस्तों अपने पहले प्रश्न पे। तो यहाँ पे दिया गया है कि केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में कितने नए ज़िले बनाए जाने की घोषणा की है। देखो ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि नए ज़िले बनाए जाने की घोषणा की गई है और वो भी केंद्र शासित प्रदेश में, तो ये इम्पोर्टेंट मुझे लग रहा है। तो याद रखना ऑप्शन सी, 5 नए ज़िले बनाने की घोषणा की गई है। तो मुझे उम्मीद है कि आप इस क्वेश्चन को याद रखेंगे। और चलते हैं दोस्तों अपने अगले प्रश्न की तरफ। नेपाल की मुद्रा क्या है? नेपाल की मुद्रा, देखो मुद्राएं इंपॉर्टेंट हैं यार, सभी की मुद्राएं आपको पता होना चाहिए और नोट भी कर लेना। जो आसपास देश हैं उनकी तो खास तौर पे आपको याद रखना है। तो यहाँ पे देखो इसका तो हो जाएगा रुपया, क्या हो जाएगा? रुपया नेपाल की मुद्रा, एनपीआर नेपाली रुपया है ना, तो एनपीआर आप ध्यान रखेंगे। एन जो है ये किस देश से संबंधित है? एन, तो याद रखना एन है जापान की मुद्रा। कहाँ की? जापान की मुद्रा। रूबल जो है, रूबल किसकी है? तो रूबल है रूस की मुद्रा का नाम। किसकी? रूस की मुद्रा का नाम रूबल है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। और देखो चीन की मुद्रा का नाम क्या है? चीन की मुद्रा का नाम है युआन। क्या है? युआन। तो इसको भी आप ध्यान में रखेंगे। और देखो फ्रांस की मुद्रा का नाम क्या है? तो वो भी ध्यान रखना कि यूरो है। क्या है? यूरो है। तो ये भी आप ध्यान में रखेंगे। और देखो अपना पड़ोसी म्यांमार है, म्यांमार की मुद्रा का नाम क्या है? तो याद रखना क्वात है। क्या है? क्वात है। तो ये भी आप ध्यान में रखेंगे। तो यहाँ से जो प्रश्न का जवाब है वो रुपया हो जाएगा, नेपाल की मुद्रा का नाम। और चलते हैं दोस्त अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखो यहाँ पे दिया गया है, संविधान में शामिल राजनीति के निदेशक सिद्धांतों की अवधारणा किस देश के संविधान से ली हुई है? तो यहाँ पे बताइएगा कि संविधान में शामिल राजनीति के निर्देशक सिद्धांतों की जो अवधारणा है वो किस देश के संविधान से ली गई है? तो आप यहाँ पे क्या बताएंगे? यहाँ पे जो सही जवाब है वो हो जाएगा आयरलैंड, जो कि ऑप्शन सी में दिया गया है। तो ऑप्शन सी यहाँ से कर देंगे हम, बिल्कुल सही जवाब। और चलते हैं दोस्तों अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखिए यहाँ पे दिया गया है, किस नदी को बांग्लादेश में पद्मा नदी के नाम से जानी जाती है? तो जाना जाता है पद्मा नदी के नाम से किस नदी को? देखो ये तो प्रश्न का जवाब आप करेंगे ही, लेकिन मैं आपको, काफ़ी मेरे दोस्तों की समस्या रहती है पीडीएफ की कि भैया पीडीएफ, तो दोस्त पीडीएफ बिल्कुल फ्री मिलेगी, कोई भी चार्ज नहीं लगना है आपसे, 1 रुपया भी नहीं। बस आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लो, वहाँ से डेली का डेली आपको जो भी क्लास होगी उसका पीडीएफ आपको मिलता रहेगा, ठीक है ना। कोई भी समस्या आए तो मुझे तुरंत बताना, कमेंट बॉक्स में आप टाइप कर देना पीडीएफ, मैं लिंक शेयर कर दूंगा, आपको रिप्लाई में दे दूंगा लिंक को, और आप ज्वाइन कर लेना है टेलीग्राम को। तो यहाँ पे देखो प्रश्न का जो जवाब है वो क्या होगा? तो वो हो जाएगा गंगा, जो कि ऑप्शन ए में दिया गया है। ऑप्शन ए यहाँ से बिल्कुल सही जवाब, राइट आंसर हो जाएगा। और कोसी नदी बिहार का शोक है ना, बिहार का शोक, तो ये भी आप ध्यान में रखेंगे। तो चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ और देखते हैं हमारा अगला क्या है। भारत का पहला रीयूजेबल रॉकेट सफल परीक्षण कहाँ किया गया है? वो रॉकेट जो दोबारा, मतलब फिर से उसे रीयूज किया जा सकता है, दोबारा से फिर यूज किया जा सकता है, तो उसका जो परीक्षण है वो पूछा गया है कहाँ किया गया है? तो याद रखना वो चेन्नई में किया गया है। ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा, चेन्नई, ठीक है। और इसका जो नाम है वो है रोहिमी, मतलब कि RHUMI, ये नाम है 1, ठीक है, RHUMI 1,
जो रॉकेट है उसका नाम है, ये आप ध्यान रखेंगे। और ये 24 अगस्त को लॉन्च किया गया था। कब? 24 अगस्त, मतलब कि अभी हाल की बात है, तो आप ध्यान रखना, ये करंट अफेयर का भी क्वेश्चन है। और चलते हैं इसी के साथ अपने अगले प्रश्न की तरफ। किस सिख गुरु ने स्वयं को सच्चा बादशाह कहा था? किस सिख गुरु ने स्वयं को सच्चा बादशाह कहा था? देखो मैं यहाँ पे कहने वाला था पादशाह, ठीक है ना, लेकिन पादशाह भी कहा था, वो भी आपको पता होना चाहिए क्योंकि वो भी पूछा जा सकता है। तो बादशाह किसने कहा था? गुरु अर्जुन देव। इसमें ऑप्शन में दे रखे हैं, ऑप्शन बी में, ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएंगे। और देखो जो पादशाह कहा था वो गुरु हरगोविंद सिंह जी ने खुद को पादशाह कहा था, ये आप ध्यान में रखना, बादशाह और पादशाह, ठीक है ना। तो पादशाह हरगोविंद और बादशाह गुरु अर्जुन देव, ये आपका सही जवाब। और देखो सिख धर्म की जो स्थापना है गुरु नानक देव, आपको याद रखना है, तलवंडी में जन्मे थे, कहाँ है? पाकिस्तान में है, तो ये सब आपको पहले ही पता है। और यहाँ पे देखो दिया गया है कि प्रति वर्ष विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? प्रति वर्ष विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? देखो ये दिवस मैंने कहा था ना, पुलिस, देखो यूपी पुलिस के पेपर में मैंने देखा लगभग शायद 3 जगह पूछा था दिवस, 3 जगह, 3 क्वेश्चन दिवस से थे। अब आप समझ सकते हो कि एक तो आपके पेपर में पूछा ही जाएगा। तो यहाँ पे आप बताइए कि इसका जो विश्व पर्यटन दिवस है कब मनाया जाता है? तो वो मनाया जाता है 27 सितंबर, जो कि ऑप्शन सी में दिया गया है। याद रहेगा ना, इसकी जो शुरुआत है वो कब की गई थी? 1980 में। 1980 में संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन की जो है स्थापना हुई थी 1980 में। तो ऐसे आप ध्यान में रखेंगे। और 27 सितंबर को मनाते हैं। और यहाँ पे देखो 10 दिसंबर दे रखा है, मानवाधिकार दिवस मनाते हैं, सभी को पता है। 1 दिसंबर को एड्स दिवस मनाते हैं, तो ये भी सभी को पता है। तो ये देखो आपके लिए जानना इम्पोर्टेंट है दोस्त। और चलते हैं इसी के साथ अपने अगले प्रश्न की तरफ। जैन साहित्य को क्या कहते हैं? जैन साहित्य को क्या कहते हैं? तो यहाँ पे देखो आगम, त्रिपिटक, ए और बी दोनों। तो यहाँ पे आगम सूत्र जो है ना, ए, ऑप्शन ए, ये जैन साहित्य है, ये आप ध्यान रखेंगे। और बौद्ध साहित्य की अगर बात करेंगे तो त्रिपिटक है। अगर बौद्ध साहित्य की बात करेंगे तो क्या है? तो त्रिपिटक है। तो ये भी आप ध्यान में रखेंगे। तो चलते हैं दोस्त अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखो पेन नहीं है मेरे पास, इसलिए लिखने में दिक्कत होती है। और यहाँ पे दिया है कि भारत के संविधान में सम्मिलित समवर्ती सूची किस देश की देन है? भारत के संविधान में सम्मिलित समवर्ती सूची किस देश की देन है? तो आप यहाँ पे क्या बताएंगे? तो यहाँ पे जो सही जवाब है ना, देखो ये नोट कर लेना यार, ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा, ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही जवाब। और ये देखो दोस्त यार, पूछ लिए जाते हैं ये सब चीज़ें, और संविधान से तो खासतौर पे 1-2 क्वेश्चन आने ही आने हैं, तो अपना बिल्कुल ओके करके जाना है, ठीक है ना। और यहाँ पे देखो दिया है विश्व बाघ दिवस कब मनाया जाता है? बाघ दिवस, विश्व बाघ दिवस कब मनाया जाता है? तो आप क्या बताएंगे? 29 जुलाई। 29 जुलाई ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा। 2 अक्टूबर को अहिंसा दिवस मनाते हैं, सभी को पता है भाई, गांधी जी का जन्म दिवस है ना, तो सभी को पता है अहिंसा दिवस मनाते हैं। और 8 अक्टूबर को वायुसेना दिवस मनाते हैं। क्या? वायुसेना दिवस। तो ये भी आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है ना। कोई दिक्कत आ रही हो तो ज़रूर बताइएगा यार कमेंट बॉक्स में। और आप लोग मेरा बहुत सहयोग कर रहे हो, उसके लिए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और यहाँ पे दिया है पैथोगार्टन सिनावात्रा किस देश के प्रधानमंत्री बने हैं? तो भैया देखो ये हाल ही में बने हैं, और ये करंट का क्वेश्चन है आपका, आपको पता होना चाहिए। क्योंकि देखो मैंने कहा ना, हमारे भारत के जो भी पड़ोसी देश हैं उनके बारे में थोड़ा बहुत हमें पता होना चाहिए। तो यहाँ पे जो सही जवाब है वो हो जाएगा थाईलैंड। क्या हो जाएगा? थाईलैंड, जो कि ऑप्शन सी में दिए गए हैं। तो ऑप्शन सी सही जवाब थाईलैंड हो जाएगा। और देखो यहाँ पे पूछा गया है कुतुबुद्दीन ऐबक ने गुलाम वंश की स्थापना कब की थी? कुतुबुद्दीन ऐबक ने गुलाम वंश की जो स्थापना है वो कब करी थी? तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट मुझे लगता है। पहली चीज़ तो आपको सब वंश पता होने चाहिए, किसने किसकी स्थापना करी। तो यहाँ पे सही जवाब तो आपका हो जाएगा 1206 में की थी। और इसका कुतुबुद्दीन ऐबक का जो जन्म है ना वो हुआ था तुर्किस्तान, ठीक है ना। जैसे अफगानिस्तान, पाकिस्तान ऐसे है ना, वैसे तुर्किस्तान में हुई थी। और मैं बताऊं इसे ना मोहम्मद गौरी ने एक व्यापारी से ख़रीदा था। ये कौन था? ये गुलाम था। और फिर इसने बाद में गुलाम वंश की स्थापना की। सोचो एक गुलाम राजा बन जाता है, क्या है? सब्र है ना। तो वही मैं कह रहा था कि धैर्य ज़्यादा ज़रूरी है यार जीवन में। देखो यहाँ पे 1191 और 1192 में आपको याद होगा तराइन का युद्ध हुआ था, है ना, ये आपको सभी को याद होगा। और देखो 1526 में क्या हुआ था? इसमें मुगल वंश की स्थापना हुई थी। मुगल वंश की स्थापना हुई थी। कौन था? बाबर था ना भाई। कौन था? बाबर ने की थी। बाबर ने पहला युद्ध लड़ा था पानीपत का,
पहला युद्ध जो पानीपत का लड़ा था तभी की थी मुगल वंश की स्थापना। तो याद रखना 1526, है ना। तो चलते हैं फिर अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखो यहाँ पे दिया है, अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम कब आरंभ हुआ था। अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम कब आरंभ हुआ था, तो आप क्या बताएंगे। तो यहाँ पे जो आपका सही जवाब है दोस्त वो हो जाएगा 19 अप्रैल 1775। तो 19 अप्रैल 1775 ऑप्शन बी जो है वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब आपका हो जाएगा। और इसका जो कहते हैं ना कि इसकी जो गणतंत्र की जननी भी कहा जाता है, आधुनिक युग की गणतंत्र की जननी भी कहा जाता है जो ये स्वतंत्रता संग्राम हुआ था, ये आप ध्यान में रखना, ठीक है ना। आधुनिक युग की गणतंत्र की जननी भी कहा गया है। और चलते हैं इसी के साथ अपने अगले प्रश्न पे। देखो यहाँ पे दिया है, प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत कब हुई थी। प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत कब हुई थी, तो आप क्या बताएंगे। तो याद रखना वो 28 जून 1914, मतलब कि यहाँ पे ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 14 से 18 तक चला था, है ना। और फिर उसके बाद जो द्वितीय था वो चला था 39 से 45 तक। तो ये भी आप ध्यान में रखेंगे। दूसरा विश्व युद्ध जो प्रथम था ना, उसमें सबसे पहले देखो ऑस्ट्रिया और किसके, सर्बिया के बीच में हुआ था। सबसे पहले जो शुरुआत है लड़ाई की वो ऑस्ट्रिया और सर्बिया के युद्ध से आरंभ हुआ था, प्रथम विश्व युद्ध। ऑस्ट्रिया देखो, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी पूछ लेता है जिसमें सिडनी दे देता है ऑप्शन में, और कैनबरा भी दिया होता है ना। अब हम क्या करते हैं, ऑस्ट्रेलिया देखा सिडनी लगा दी, लेकिन गलत हो जाता है दोस्त, कैनबरा है राजधानी ऑस्ट्रेलिया की। और जो ऑस्ट्रिया थी, जिसकी ऑस्ट्रिया और सर्बिया की जो युद्ध हुआ था, तो ऑस्ट्रिया की राजधानी पूछेगा, वो भी याद रखना वियना है। क्या है, वियना है, तो वो भी आप ध्यान में रखेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ यहाँ पे आपको समझ आ गया होगा। और देखो ऑप्शन सी में दे रखा है 1920 से 1922। 1920 से 1922 में असहयोग आंदोलन चला था, है ना, जो गांधी जी ने स्टार्ट किया था। चोरा चोरी की जो एक्शन हुआ था उस वजह से उसे रोक दिया गया था, है ना, ध्यान है ना। फिर देखो यहाँ पे दिया है, प्रतिवर्ष विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है। प्रतिवर्ष विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया, अभी मैंने आपको बताया था, है ना। ये आपके लिए आज HW है, ये रिपीटेड क्वेश्चन हो गया, ठीक है। ये आपके लिए HW है। लेकिन यहाँ पे जब आए हैं तो एक बात बता दूं कि 1980 में संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन द्वारा इसे मनाया गया था। कब, 1980 में। 1980 में संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन द्वारा इसे मनाया गया था और इसकी स्थापना हुई थी। तो चलते हैं और डेट आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। माउंट एवरेस्ट कौन से देश में स्थित है। माउंट एवरेस्ट, इसे शायद नेपाल में सागर मत्था भी बोलते हैं ना। अब यहाँ पे बताओ, तो ये देखो पहले ही बता दिया, नेपाल, है ना। इसकी ऊंचाई क्या है, इसकी हाइट क्या है। भाई मेरे भाई ने मुझे रात में रोज मारता था सिर्फ इसकी ऊंचाई याद करने के लिए, और मैं भूल जाता था। मैं इतना घूमने में मस्त रहता था लेकिन आज भी मुझे याद है वो मार और वो ऊंचाई 8,848 मीटर। ध्यान रहेगा ना दोस्त, ये नेपाल में स्थित है और इसे देखो भूलना नहीं है ना। सबसे ऊंचा है दुनिया का ये पर्वत। और देखो यहाँ पे दिया है, एशियाई सर्फिंग चैंपियनशिप 2024 में भारतीय टीम ने कौन सा पदक जीता है। एशियाई सर्फिंग चैंपियनशिप 2024 में भारतीय टीम ने कौन सा पदक जीता है, तो इसका आप क्या बताएंगे सही जवाब। देखो करंट का क्वेश्चन है, 2024 की बात हो रही है, तो आप यहाँ पे क्या बताएंगे। तो याद रखना रजत पदक जीता है, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, रजत पदक जीता है। लेकिन अगर हम इसकी आयोजन की बात करें कि इसका आयोजन कहाँ हुआ था, तो आप क्या बताएंगे। तो याद रखना मालदीव में हुआ था। कहाँ हुआ था, मालदीव में। तो ये भी आप ध्यान में रखेंगे, है ना, आपके लिए इंपॉर्टेंट है यार। और चलते हैं दोस्तों अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखो यहाँ पे हमारे लिए बहुत अच्छी लाइन लिखी है कि सफलता के लिए तेज चलना नहीं बल्कि निरंतर चलते रहना जरूरी है। सफलता के लिए तेज चलना नहीं बल्कि निरंतर चलते रहना बहुत ज़रूरी है। और ये इंपॉर्टेंट है, देखो मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि कहते हैं ना चलने की नाम गाड़ी और खड़ी हो गई तो बैलगाड़ी। ऐसे मेरे कोच कहते थे, जब हम लोग दौड़ते थे ग्राउंड में और रुक जाता था तो कहते थे कि चलने का नाम गाड़ी और खड़ी हो गई वो बैलगाड़ी। भाई चल चल चल, रुकना नहीं है। तो यहाँ पे देखो दिया है, ब्रजमंडल का संबंध इनमें से किस लोक नृत्य से है। देखो ये क्वेश्चन कर रहा बना, बताओ ब्रजमंडल का संबंध इनमें से किस लोक नृत्य से है, तो आप यहाँ पे क्या बताएंगे। तो मुझे लगता है कि यहाँ पे सही जवाब भैया हमारा चरकुला हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हमारे यहाँ पे सही जवाब चरकुला हो जाएगा। और इसे पता है, इसे घड़ा नृत्य भी कहते हैं। क्या कहते हैं, इसे घड़ा नृत्य भी कहते हैं। ये भी आप ध्यान में रखना है। और कथकली जो है ये केरल से संबंधित है। कथकली जो है केरल से संबंधित। छोलिया बताओ, छोलिया कहाँ मनाया जाता है। और चलते हैं इसके साथ अपने अगले प्रश्न पे।
देखो 17 क्वेश्चन हो गए और मैं नहीं रुका, लेकिन मैं सिर्फ 1 मिनट के लिए रुकूंगा और ये कहूँगा कि हो सकता है मेरी ज़बान पे माँ भगवती विराजमान हो, और जो भी मेरे भाई बहन मेरी आवाज़ को सुन रहे हैं, आपको इस बार 100% सिलेक्शन मिल जाएगा। ये मैं अपने दिल से आपको दुआ दे रहा हूँ। और मेरे पुराने दोस्त सभी तो लाइक कर देते हैं, सभी लाइक करते हैं, मुझे पता है लाइक वाला बटन दबाते हैं, लेकिन नए दोस्त जो जुड़े हैं मुझसे, वो एक बार लाइक वाला जरूर दबा देना और साथ में सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, और बेल आइकन को दबा लेना, ताकि 50 क्वेश्चन के सबसे पहले क्लास भी मिलेगी और बिल्कुल फ्री पीडीएफ भी मिलेगी, बिल्कुल फ्री पीडीएफ आपको मिलेगी। उसके लिए आप टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर लेना, और बहुत सही रहेगा यार हम लोगों के लिए। और मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग मेरा जरूर सपोर्ट करेंगे दोस्त, तभी लाइव क्लास आ पाएगी जब आप लोग सपोर्ट करोगे यार। और देखो यहाँ दिया है, राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा को कब समाप्त कर दिया। राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा को कब समाप्त कर दिया। कई बार मैंने ये आपको बताया है कि आप याद रखना 1829 को। क्या ऑप्शन बी जो है याद रखना है 1829 को। और इसमें वो भी था अंग्रेजी एक, वो कौन था, विलियम बेंटिंग। विलियम बेंटिंग के सहयोग से हुआ था, ठीक है, विलियम बेंटिंग के सहयोग से हुआ था। और इन्होंने राजा राममोहन साहब ने, राय जी ने क्या किया था, ब्रह्म समाज की भी स्थापना की थी। क्या किया था, ब्रह्म समाज की भी स्थापना की थी। और मैं आपको बताऊं, सती प्रथा का इन्होंने विरोध जब किया, पता कब किया, इनके जो बड़े भैया थे, बड़े भैया वो एक्सपायर हो गए, और उनके साथ में जब इनकी भाभी को, मतलब कि सती प्रथा का मतलब ये होता था जिसकी पति ख़त्म हो जाएगा, उसकी पत्नी उसके साथ जल जाएगी चिता में जिंदा। ये बहुत गलत था ना। जब उन्होंने देखा, उन्हें वो पीड़ा महसूस हुई, तो उन्होंने कहा नहीं, ये गलत प्रथा है और इसको बंद करवाना है, तो उन्होंने बंद करवा दिया। तो ऐसे आप ध्यान में रखेंगे। और 1930 में, याद रखना, 1930 में ठगी प्रथा का अंत हुआ था। क्या हुआ था, ठगी प्रथा जो थी उसका अंत हो गया था। तो ऐसे आप इसको भी ध्यान में रखेंगे। तो चलते हैं दोस्तों अपने अगले प्रश्न की तरफ। असम राइफल की स्थापना कब हुई थी। देखो पहली चीज़ तो मैं आपको बताऊं कि सबसे पुरानी ये है कौन, असम राइफल सबसे पुरानी। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे देख के तो बड़ा डर लग रहा होगा, है ना, कि इतनी सारी डेट वो सन लिख रखी हैं, तो इनमें से कौन सा होगा हमारे प्रश्न का सही जवाब। तो आप क्या बताएंगे। देखो अगर प्रश्न की बात करेंगे तो याद रखना 1835। अब यहाँ पे आप ऑप्शन एफ देख रहे होंगे, 1835 सबसे पुराना है। इनमें सब 1900 में है, सिर्फ एक 1835 में है ना, तो सबसे पुरानी है। इसका जो मुख्यालय है ना, मुख्यालय वो कहाँ पर है, तो याद रखना वो शिलोंग में है। कहाँ पर है, शिलोंग में है। तो इसको भी आप ध्यान में रखेंगे, इसका मुख्यालय भी ध्यान में रखेंगे, है ना। और अब देखो यहाँ पे मैं जो भी आपको बताता जा रहा हूँ नोट कर लो। देखो 1939 में किसकी स्थापना हुई थी, तो 1939 में सीआरपीएफ की स्थापना हुई थी, ठीक है ना। इसके अगर मुख्यालय की बात करेंगे तो वो कहाँ है, नई दिल्ली में। कहाँ है, नई दिल्ली में। अब अगर हम 1962 की बात करें तो 1962 में स्थापना हुई थी आईटीबीपी की स्थापना हुई थी, ठीक है ना। इसका मुख्यालय कहाँ है, नई दिल्ली। अब 1965 की बात करें तो 1965 को विशेष रूप से याद रखना, इसमें हुई थी बीएसएफ की स्थापना, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, ठीक है, बीएसएफ की स्थापना हुई थी। अब इसका मुख्यालय की अगर बात करेंगे तो इसका भी है नई दिल्ली। देखो 1969 की अगर बात करें, 1969 में किसकी स्थापना हुई थी, तो वो हुई थी CISF। किसकी हुई थी, CISF, ठीक है ना, 1969। इसका भी मुख्यालय की बात करेंगे तो वो भी नई दिल्ली में है। 1984 में किसकी स्थापना हुई थी बताओ, 1984 में, तो वो याद रखना NSG, जो कि हर युवा की पसंद है, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, ठीक है ना, NSG। इसका भी मुख्यालय नई दिल्ली में है। सिर्फ ये मुख्यालय याद रखना शिलोंग में, किसका, असम राइफल का, और स्थापना 1835 में। इसीलिए मुझे लगता है कि ये सबसे अलग है, तो हो सकता है भैया सबसे अलग पूछ भी लिया जाए, है ना। तो स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट, ले लिया ना। तो चलें फिर अगले प्रश्न पे। देखो यहाँ पे दिया है कि अकबर का मकबरा किसने बनवाया था। अकबर का मकबरा किसने, देखो ये तो हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं कि अकबर का जो मकबरा है वो सिकंदरा में है ना, आगरा के पास में सिकंदरा पड़ता है, तो सिकंदरा में है। लेकिन बनवाया किसने था, अगर ये बात करेंगे तो हम क्या बताएंगे, तो भैया इसका कौन था, बेटा था ना, कौन, जहांगीर। तो जहांगीर ने बनवाया था। ऑप्शन बी जो है सही जवाब हो जाएगा, जहांगीर ने बनवाया था। और देखो ये जो यहाँ पे और भी ऑप्शन दे रखे हैं,
है ना। यहाँ पे देखो और भी ऑप्शन दे रखे हैं, जैसे कि ये क्या कहते हैं इसे, हो ये इल्तुतमिश ने उसका काम कराया था, किसका, कुतुब मीनार का। कुतुबुद्दीन ऐबक ने जो बनवाई थी, आधी रह गई थी, किसने पूरा करा दिया, इल्तुतमिश ने पूरा करा दिया। इल्तुतमिश की पुत्री थी रजिया सुल्तान, वो भी हमें पता है ना। अब ये यहाँ पे और भी आपसे पूछा जाएगा, जैसे कि क्या कहते हैं, डच महल। डच महल कहाँ है, डच महल जो है वो कहाँ पर स्थित है। तो याद रखना डच महल जो है ना, ये आपका केरल में है। कहाँ है, केरल में है। इसको किसने बनवाया था, तो इसकी स्थापना जो है वो पुर्तगालियों द्वारा की गई थी। किसकी, पुर्तगालियों ने किया था। ठीक है ना, याद रहेगा ना। देखो बड़ा इमाम और छोटा इमाम वो भी पूछा जाता है, जो कि लखनऊ में स्थित है। पूछ लिया जाता है भैया बड़ा इमाम, ज़्यादातर मैंने देखा पेपरों में पूछा गया है कि बड़ा इमाम बाड़ा कहाँ स्थित है, तो वो है लखनऊ में। छोटा इमाम बाड़ा वो भी है लखनऊ में। तो ये दोनों आप ध्यान में रखेंगे ना। और देखो अकबर का किला, बताओ अकबर का किला कहाँ स्थित है, अकबर का किला पता है क्या, नहीं, तो याद रखना प्रयागराज, जिसे इलाहाबाद बोलते थे, अब तो प्रयागराज है, तो प्रयागराज में स्थित है। तो ये भी आप ध्यान में रखेंगे। तो चलते हैं दोस्त अपने अगले प्रश्न की तरफ। कांचीपुरम का मंदिर कहाँ स्थित है, कांचीपुरम। तो कांचीपुरम का भैया मंदिर कहाँ स्थित है, तो वो तो शायद चेन्नई में है ना। तो यहाँ पे आपका तमिलनाडु सही जवाब, ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, तमिलनाडु बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और देखो यहाँ पे ये जो पुरी दे रखा है, पुरी कहाँ पड़ता है भैया, पुरी कहाँ पड़ता है, तो पुरी शायद उड़ीसा में पड़ता है, उड़ीसा में पड़ता है ना पुरी। तो उड़ीसा में, अब यहाँ पे पता है कौन कौन सा, एक कोंकण मंदिर है, कोंकण, ठीक है, कोंकण सूर्य मंदिर बोलते थे ना। तो कोंकण का मंदिर कहाँ है, पुरी में है। और जगन्नाथ का मंदिर, तो जगन्नाथ का मंदिर भी पुरी में है। ये आप ध्यान रखना, देखो मंदिरों से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। और देखो यहाँ पे राजस्थान दे रखा है, राजस्थान में याद रखना राजस्थान से दिलवाड़ा का जैन मंदिर, हाँ दिलवाड़ा का जैन मंदिर भी याद रखना। ये कहाँ पर है, ये आपके राजस्थान में पड़ता है। तो राजस्थान के माउंट आबू में, कहाँ पर, माउंट आबू है राजस्थान में, वहाँ पर पड़ता है। तो ये आप ध्यान में रखेंगे। अब चलते हैं इसके साथ अपने अगले प्रश्न की तरफ। पहले तो ये बताओ बैकग्राउंड सही है ना। अब यही बैकग्राउंड रखेंगे, वो ब्लैक वाला काफ़ी टाइम हो गया, अब अच्छा नहीं लगता है, मुझे भी अच्छा नहीं लगता है देखने में। तो यहाँ पे देखो दिया गया है, किस संगठन ने भारत का पहला पुनः प्रयोजक हाइब्रिड रॉकेट RHUMI रूहमी 1 विकसित किया है। अभी तो हम लोगों ने ये देखा था कि उसका जो परीक्षण है वो कहाँ हुआ था, तो हमने अभी बताया था कि चेन्नई में हुआ था। कहाँ बताया था, चेन्नई में बताया था ना। अब यहाँ पे पूछ लिया गया है कि ये किस संगठन द्वारा मतलब कि इसे रॉकेट को बनाया गया है। तो याद रखना स्पेस जोन इंडिया, मतलब स्टार्टअप स्पेस जोन इंडिया, ऑप्शन सी दे रखा है ना, जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब दोस्त हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ इसको, देखो ये करंट का क्वेश्चन था, इसे नोट कर लेना। और देखो यहाँ पे दिया गया है सरहुल उत्सव किस राज्य से संबंधित है, उत्सव भी याद रखना है। तो सरहुल उत्सव जो है ये किस राज्य से संबंधित है, तो आप क्या ये ध्यान में रखेंगे, झारखंड से संबंधित है। कहाँ से भैया, झारखंड से संबंधित है। और देखो एक मुंडा और उराव जनजातियों द्वारा ये मनाया जाता है। कौन सी, मुंडा और उराव जनजातियों द्वारा मनाया जाता है। तो ये भी आप ध्यान में रखना है, ठीक है ना। छत्तीसगढ़ में आपको अगर याद आ रहा हो, चेर चेरा महोत्सव मनाया जाता है। कौन सा, चेर चेरा। तो चेर चेरा जो महोत्सव है ये छत्तीसगढ़ में मनाया जाता है। और सिक्किम में बताओ, सिक्किम में याद आ रहा है लोसांग महोत्सव, कई बार बताया ना, लोसांग महोत्सव कहाँ मनाया जाता है, सिक्किम में मनाया जाता है। और एक जो सबसे ज़्यादा पूछा जाता है वो कौन सा है, हार्नबिल त्यौहार कहाँ मनाया जाता है। ये मुझे लगता है कि कई बार सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। याद रखना नागालैंड में, कहाँ पर, नागालैंड, जिसकी आधिकारिक भाषा अंग्रेजी है। आधिकारिक भाषा क्या है, अंग्रेजी है। तो ये हार्नबिल जरूर याद रखना और लोसांग भी याद रखना है, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो दिया है, किसे 33वें व्यास सम्मान से सम्मानित किया गया है, किसे 33वें व्यास सम्मान से सम्मानित किया गया है। तो आप क्या बताएंगे, याद रखना वो है पुष्पा भारती जी। ऑप्शन सी में दे रखा है ना, पुष्पा भारती को 33वें व्यास सम्मान से सम्मानित किया गया। और चेंज मेकर ऑफ द ईयर 2023 कौन बना है, बताओ, चेंज मेकर ऑफ द ईयर 2023 कौन बना है। तो याद रखना RBI, कौन बना है, RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। याद रहेगा ना, चेंज मेकर ऑफ द ईयर 2023। तो चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से विक्ट्री सिटी किताब के लेखक कौन है, विक्ट्री सिटी किताब के लेखक कौन है। तो भैया ये किताब ना, किताबें जितनी भी हैं आपके लिए इम्पोर्टेंट हैं, याद रखना।
अब यहाँ पे जो प्रश्न का जवाब है वो काकी माधव, सलमान रूशदी, अमिताभ घोष, तो भैया यहाँ पर सलमान रूशदी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सलमान रूशदी हो जाएगा। और इनका तो मैंने काकी माधव राव जी की तो आपको कई बार बताई है, ब्रेकिंग बैरियर बताइए ना, ब्रेकिंग बैरियर, तो ये आप याद में रखना। ब्रेकिंग बैरियर मैंने आपको बताई काकी माधव जी की है। अमिताभ घोष जी से कोई अगर रचना वगैरह आपको पता हो तो बताओ, कोई किताब वगैरह आपको याद आ रहा हो तो ज़रूर बताना। चलते हैं दोस्त अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो यहाँ दिया है 7वें अंतर्राष्ट्रीय धर्म सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ था। मैं इसलिए आपसे कह देता हूँ बताना, ताकि आप गूगल पे सर्च मारोगे, जब मारोगे तो उस चीज़ से रिलेटिव और भी कुछ सीखोगे, है ना। मैं भी ऐसे ही सीखता हूँ यार, ऐसे ही मैं आपसे कह रहा हूँ कि आप भी सीख लो यार, कुछ नहीं है सीखने में। तो यहाँ पे दिया है 7वें अंतर्राष्ट्रीय धर्म सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ था। तो इसका जो सही जवाब है वो हो जाएगा आपका भारत। क्या हो जाएगा? हमारा प्यारा भारत। और भारत के भोपाल में। कहाँ पर? भारत के भोपाल में। और पता है आपको भारत भवन, भारत भवन भी पूछा जाता है कहाँ पर है, तो आप क्या बताएंगे? भोपाल में, है ना। और भोपाल एक्सप्रेस, भोपाल एक्सप्रेस को ISO 9001 द्वारा प्रमाणित किया गया है। ये भी ध्यान रखना, ये ट्रेन है कौन सी? भोपाल एक्सप्रेस, ठीक है ना। इसे ISO 9001 प्रमाण पत्र मिला है, पहली ट्रेन है इसे ही मिला है। तो ये तो याद ही रखना जब रेलवे का पेपर देने जा रहे हो। और ये भोपाल में हुआ था वो मैंने बता दिया, भोपाल में भारत भवन स्थित है वो भी मैंने आपको बता दिया, क्योंकि ये मुझे लगता है इंपॉर्टेंट है। और ये मार्च में हुआ था, ठीक है, ये जो है मार्च 2023 में हुआ था, तो ये भी आप ध्यान में रखेंगे। तो चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखो यहाँ पे दिया भारत का पहला ग्राफिक नवाचार केंद्र कहाँ आयोजित किया गया है। भारत का पहला ग्राफिक नवाचार केंद्र कहाँ आयोजित किया गया है। तो ये स्थापित होगा यार, आयोजित क्यों होगा, कहाँ स्थापित किया गया है बताओ, ये कहाँ पर है। देखो यहाँ पे एरर हो गया था, उसके लिए माफ़ी चाहते हैं, लेकिन पूछा गया है कि नवाचार केंद्र जो है कहाँ स्थापित किया गया है, तो आप बता देना। देखो मैं यहाँ पे डर गया क्योंकि मैंने गलत लिख दिया ना, तो याद रखना केरल, केरल की एक जगह है त्रिशूर, क्या है? त्रिशूर, त्रिशूर में किया गया, ये केरल में ही पड़ता है, ठीक है ना। और देखो यहाँ पे बेंगलोर से भी याद रखना, बेंगलोर में क्या किया गया है? 3D मुद्रित डाकघर जो है वो बेंगलोर में है। 3D मुद्रित डाकघर जो है वो कहाँ पर है? वो बेंगलोर में है। तो ये भी आप ध्यान में रखना, ये अभी स्थापित, ये जो नई नई स्थापित हैं वो चीज़ें आपको पता होना चाहिए यार। और किस राज्य के जुडमा चावल वाइन को GI टैग दिया गया है। मैं तो उसमें लिखा था जुडमा राइस वाइन, जुडमा राइस वाइन लिखा था, तो मैं सोच रहा था पता नहीं यार ये क्या आइटम होगा। जब मैंने इसे गूगल पे देखा तो मुझे पता लगा कि ये जुडमा चावल से शराब बनाई जाती है। क्या करते हैं? जुडमा चावल से शराब बनाते हैं, ये वाइन, जब मैंने समझ में आया वाइन का मतलब कि यहाँ पे शराब की बात हो रही है। तो ये है असम से, जो कि ऑप्शन में आ जाएगा इनमें से कोई नहीं, क्योंकि यहाँ पे सही जवाब आपका असम होगा। किसको मिला है? असम को। देखो GI टैग आप देख लेना, अगर आप SSC GD की तैयारी कर रहे हो फिर तो GI टैग से क्वेश्चन आने ही आने हैं 100%। कन्याकुमारी का वो याद रखना, कन्याकुमारी का मैटी केले को GI टैग मिला है कन्याकुमारी के। और देखो तमिलनाडु का आथुर पान का जो पत्ता है, आथुर पान का जो पत्ता है ना, उससे GI टैग मिला है। और महाराष्ट्र का तो वो पता ही है आपको, अलीबाग सफ़ेद प्याज है ना, अलीबाग सफ़ेद प्याज, ये आप याद रखेंगे। तो यहाँ पे देखो जो भी मैंने बताया है इनको लिख लिया करो दोस्त, लिखोगे तो याद हो जाएगा, ये मैं आपको प्रॉमिस कर रहा हूँ। अगर आप लिख रहे हो ना चीज़ों को तो कभी भी नहीं भूलोगे दोस्त। किस सिटी चौक का नाम बदलकर भारत माता चौक कर दिया गया है, तो याद रखना वो है जम्मू। ऑप्शन बी जो है क्या हो जाएगा? जम्मू, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और देखो मैं बताऊं, हिमाचल प्रदेश का वो आपको पता होगा रोहतांग सुरंग, रोहतांग सुरंग तो आपने पढ़ा ही होगा, पता भी होगा, जिसका नाम बदलकर अटल सुरंग कर दिया गया है। क्या कर दिया गया है? अटल सुरंग कर दिया गया है, ठीक है ना। अब यहाँ पे जब भारत माता का नाम आ गया तो एक बार अपने भारत माता के लिए जय हिंद मेरे सभी दोस्त टाइप करेंगे यार, ठीक है ना। आदत डालो, क्योंकि जो बनना है पहले उसके जैसा बनना पड़ता है ना। और देखो स्वच्छ भारत जो अभियान था उसका नाम क्या क्या कर दिया गया पता है आपको? सुंदर भारत अभियान। क्या कर दिया गया है? सुंदर भारत अभियान। तो ये भी आप याद में रखेंगे, ठीक है ना। तो चलते हैं फिर अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखो यहाँ पे दिया है सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल हड़प्पा का
उत्खननकर्ता कौन है? सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल हड़प्पा का उत्खननकर्ता कौन है? तो आप यहाँ पे क्या बताएंगे? तो मुझे यहाँ पे लगता है कि हमारा बिल्कुल सही जवाब भैया दयाराम साहनी होगा, जो कि बिल्कुल सही जवाब है। इन्होंने इसका जो खोज है वो कब करी थी? 1921 में करी थी। कब करी थी? 1921 में करी थी। ये रावी नदी के बाएं तट पर पाकिस्तान में है ना, ये पाकिस्तान में है ना, रावी नदी के बाएं तट पर। तो ये भी आप ध्यान में रखेंगे। तो चलते हैं दोस्त अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखो यहाँ पे दिया गया है, भारत का सर्वाधिक प्राचीन दर्शन कौन सा है? भारत का सर्वाधिक प्राचीन दर्शन कौन सा है? तो आप क्या बताएंगे? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्त। मुझे लगता है कि अगर आप उत्तर प्रदेश का पुलिस का पेपर देने जा रहे हो तो भी ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो याद रखना, साक्य दर्शन, जो साक्य दर्शन है ना, वो सबसे सर्वाधिक प्राचीन दर्शन है, ठीक है ना, ये आप ध्यान में रखना। ये और इसमें पता है आपको, ये कपिल मुनि द्वारा प्रवर्तित किए गए थे। किसके? कपिल मुनि द्वारा। तो ये भी आप याद रखना, कपिल मुनि द्वारा प्रवृत्ति किए गए थे। तो ये भी आप ध्यान में रखेंगे। और इसका मतलब पता क्या है? जिसमें प्रकृति को मूल कहा गया है। इसमें प्रकृति जो है ना हमारी, उसे मूल कहा गया है। क्या कहा गया है? मूल कहा गया है। तो सांख्य दर्शन में, तो सांख्य दर्शन आप याद रखेंगे ना। और देखो जो मनु स्मृति है ना, ये सबसे पुरानी स्मृति है, ये सबसे पुरानी स्मृति है। और इसके रचयिता कौन है? मनु है। तो ये भी आप, राजा मनु। तो ये भी आप ध्यान में रखेंगे यार, इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं हमारे लिए। और चलते हैं दोस्तों अपने अगले प्रश्न पे। महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ था? महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ था? तो याद रखना यहाँ पे, तो सही जवाब हमारा 540 हो जाएगा। इनकी मृत्यु जो है 443 में इनकी मृत्यु भी हो गई थी। तो ये आप ध्यान रखना। ये 24वें तीर्थकार थे जैन धर्म के। तो ये भी आप ध्यान में रखेंगे, है ना, 24वें तीर्थकार थे। इनका अगर जन्म की बात करेंगे तो याद रखना कहाँ हुई थी? कुंडल ग्राम में, कुंडल वन में बताने वाला था, जहाँ पे चौथी बौद्ध संगति हुई थी, है ना। लेकिन यहाँ पे कुंडल ग्राम आप याद रखना, ये वैशाली में पड़ता है। कहाँ पर? वैशाली में पड़ता है। तो ये भी आप ध्यान में रखें। कुंडल वन वहाँ कश्मीर में पड़ता है यार, मैं गलत बताने वाला था, लेकिन कुंडल ग्राम है, ठीक है ना, याद आ गया मुझे, आप ध्यान रखना। इनके पिता की अगर बात करेंगे, इनके पिता का नाम क्या था? तो आप क्या बताएंगे? इनके पिता का नाम था सिद्धार्थ। क्या था? सिद्धार्थ। इनकी माता का अगर बात करेंगे, इनकी माता का नाम क्या था? तो आप क्या बताएंगे? इनकी माता का नाम, तो याद रखना त्रिशला था। क्या था? त्रिशला। देखो दोस्त, ये सब आपको यार पता होना चाहिए। मुझे लगता है कि ये हमारे लिए, हमारे पेपर के लिए वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक और क्वेश्चन है। और चलते हैं इसी के साथ अपने अगले प्रश्न की तरफ। पैरा ओलंपिक खेल 2024 कहाँ आयोजित होंगे? पैरा ओलंपिक खेल 2024 कहाँ आयोजित होंगे? तो इसका आप क्या बताएंगे सही जवाब? तो याद रखना, ये होंगे पेरिस में। कहाँ पर होंगे? पेरिस, जो कि ऑप्शन बी में दे रखा है। क्योंकि अभी भी जो अभी हुए थे ओलंपिक खेल, वो भी तो पेरिस में हुए थे ना, जिसमें भारत ने 6 मेडल जीते थे। एक रजत था और 5 जो थे वो कांस्य थे, है ना। तो ये नीरज चोपड़ा जी एक रजत को लेके आए थे, ये भी आप ध्यान में रखेंगे। और ये जो पैरा ओलंपिक खेल है ना, ये 28 अगस्त से 8 सितंबर तक चलेंगे। 28 अगस्त से 8 सितंबर तक चलेंगे। तो इनको भी ध्यान में रखना है। तो चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। और जो याद करना हो उसके लिए दोस्त लिख लेना, वो याद हो जाएगा। और देखो यहाँ पे कितनी अच्छी बात लिखी है कि समय का खेल है, जिसका आ गया वो छा गया। तो सही बात है, सब समय का खेल है, जिसका आ गया वो छा गया। आप इतनी पढ़ाई करके हो सकता है सिलेक्शन ना मिले, आपका समय खराब चल रहा हो, लेकिन थोड़ी सी अगर पढ़ाई कर लोगे और कहीं समय दोस्त साथ दे गया ना, तो सिलेक्शन हो जाएगा। ये मैं सच बता रहा हूँ। मेरे साथ वाले ऐसे ऐसे बंदे थे जिनको सही से रनिंग भी करना नहीं आता था, लेकिन आज वो वर्दी पहन के घूम रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं। उनकी किस्मत अच्छी थी और समय ने उनका साथ दिया, उनकी थोड़ी सी मेहनत रंग ले आई। मैंने कितनी भी कर ली, मुझे मालिक ने ये यहाँ पे आपको क्वेश्चन कराने के लिए रख रखा था, तो कहाँ से यार हो जाता है ना। लेकिन मैं फिर भी यार हार नहीं मानूंगा, मैं रार नहीं ठानूंगा, और कुछ भी हो जाए मैं पीछे नहीं हटने वाला हूँ। तो पहले तो मेरे जितने भी दोस्त हैं आज अपने भैया को सपोर्ट करेंगे, एक बार लाइक वाला बटन जरूर दबाएंगे। जो नहीं भी दबाते हैं वो भी यार दबा देना आज। और देखो सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को दबा लेना, ताकि 50 क्वेश्चन जो भी मैं आपको कराता हूँ रोज़ के रोज़ आपको क्लास मिलती रहेगी बराबर। और साथ में शेयर कर देना। शेयर अगर कर दोगे तो उससे पता क्या होता है, उससे कहते हैं कि कर भला तो हो भला, है ना। तो आप शेयर कर देना। देखो यहाँ पे दिया गया है, बौद्ध ग्रंथ में गृह त्याग की घटना को क्या कहा जाता है? बौद्ध ग्रंथ में गृह त्याग की घटना को क्या कहा जाता है? तो आप क्या बताएंगे? तो याद रखना महावीर निष्क्रमण, जो कि कहाँ दिया है? ऑप्शन सी में दिया है। महावीर निष्क्रमण जो है ये गृह त्याग की घटना को बोलते हैं, ठीक है ना। बुद्ध किसको बोलते हैं बताओ? बुद्ध। तो बुद्ध याद रखना ज्ञान की प्राप्ति को,
ज्ञान की जो प्राप्ति है उसे बोध बोलते हैं, ठीक है ना। प्रथम उपदेश जो दिया था उसे धर्म चक्र परिवर्तन बोलते हैं। यहाँ पे धम्म चक्र परिवर्तन लिखा है, ये प्रथम उपदेश जो दिया था। ये पता है बौद्ध ग्रंथों में ये चीज़ें इस नाम से लिखी हुई हैं, वो मैं आपको बता रहा हूँ। और पता है महापरिनिर्वाण क्या है? महापरिनिर्वाण मृत्यु को बोलते हैं। क्या? मृत्यु को महापरिनिर्वाण बोलते हैं। तो ये भी आप ध्यान में रखना है दोस्त। और यहाँ पे देखो चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। और पीडीएफ के लिए मैंने आपको बोल दिया है कि आप जैसे अभी क्लास को देख रहे हो, लिखा हुआ 16 पॉइंट कुछ के सब्सक्राइबर, ऐसे ऐसे यहाँ पे ये बना होगा, ऐसे गोल गोल बना है ना, लिख के आ रहा है, वहाँ पे क्लिक करिएगा, पूरा चैनल खुलेगा। यहाँ पे ऐसे करके ये बना हुआ होगा, यहाँ जीके क्यूज वगैरह, यहाँ पे सब्सक्राइबर लिखे होंगे, यहाँ लिखा होगा देशी फ्रॉम गाँव वाला, उसी के नीचे एक टीज करके एक लिंक लगा होगा और लिखा होगा वन मोर लिंक। उस पर क्लिक करोगे तो पहले टेलीग्राम वाला जो लिंक है वो आपकी पीडीएफ का है, और जो दूसरा इंस्टाग्राम वाला लिंक होगा वो मेरे इंस्टाग्राम आईडी का है, ठीक है ना। वो भी आप अगर चाहो तो मुझसे जुड़ सकते हो यार, देख सकते हो कि मैं कैसे रनिंग करता था, क्या क्या मैंने करा है और आज कहाँ पहुँचा हूँ, पूरा मेरा वहाँ पे डाटा मिल जाएगा। और यहाँ पे देखो दिया है चतुर्थ बौद्ध महासभा कहाँ आयोजित हुई थी। चतुर्थ बौद्ध महासभा कहाँ आयोजित हुई थी? देखो मैंने अभी आपको क्लास में क्वेश्चन कराते कराते बोल गया था, कुंडलवन बोल गया था ना, जो कि कश्मीर में पड़ता है। ये पता है ये किसके शासन काल में हुई थी? तो राजा कनिष्क। ये कुषाण वंश का बहुत ही प्रतापी राजा था, जिसका वो क्या कहते हैं रेशम मार्ग पर भी कब्जा था। रेशम मार्ग पर भी इसका कब्जा था। ये भी पूछ लिया जाता है कि रेशम मार्ग पर किसका कब्जा था। अब बता देना यार, राजा कनिष्क, ठीक है ना, कुषाण वंश का था ये। और देखो ये तो हो गया चौथी। अगर हम पहली की बात करेंगे कि पहली कहाँ हुई थी, तो पहली हुई थी राजगृह में। इसके टाइम पर कौन था? तो एक ट्रिक थी, आजकल शोक नहीं, है ना, आजकल शोक नहीं। तो पहले में अजातशत्रु था, तभी तो आ गया ना, आजकल ऐसे ट्रिक बनाई थी। अब देखो दूसरी जो है वो वैशाली में हुई थी, सेकंड वाली। इसके टाइम पर कौन था? तो इसके टाइम पर था कालाशोक। कौन था? कालाशोक के शासनकाल में हुई थी, कालाशोक था। अब अगर हम बात करेंगे यहाँ पे तीसरी की, तो तीसरी हुई थी पाटलिपुत्र में। जो तीसरी हुई थी बौद्ध संगति वो पाटलिपुत्र में हुई थी। और उस टाइम कौन था? अशोक था। कौन था? अशोक महान के शासनकाल में हुई थी। और चौथी कुंडलवन राजा कनिष्क के शासनकाल में। तो यहाँ पे इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। देखो ऐसे ही आपको रोज क्वेश्चन मिलेंगे। बस क्या है ना, आप लोगों ने जिस तरीके से सपोर्ट अपना दिखाया ना, मुझे बहुत अच्छा लगा। अगर थोड़ा सा और कर दो यार, फिर देखो तुम धमाका, फिर तो सीधा लाइव क्लास चलेगी, सीधा लाइव। बस क्या है ना यार, पैसे ऐसे हैं नहीं अपने पास, है ना, उस वजह से यार नहीं हो पाता। डाटा एक सीमित है यार, 2 GB, उसमें तुम्हें भी कराना है, खुद भी पढ़ना है। तो यहाँ दिया है अशोक महान मगध की राजगद्दी पर कब बैठे थे? अशोक महान मगध की राजगद्दी पर कब बैठे थे? याद रखना 269 ईसा पूर्व, जो कि ऑप्शन बी में दिया गया है। अशोक महान जो है मगध की राजगद्दी पे। और पता है इनकी माता का नाम क्या है? कभी आपने पढ़ा है? बताओ अशोक की माता का नाम क्या है? तो याद रखना सुभाद्रगी। सुभाद्रगी। देखो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा मुझे भी बोलने में अटपटा लग रहा है। ये भा बना है, ठीक है, सुभाद्रगी, सुभाद्रगी। तो ये याद रखना, ठीक है। ये दा बना है, रा निकला है, ये आ की मात्रा ऊपर बिंदी है, ये गा एक की मात्रा, ठीक है, सुभाद्रगी। और देखो अगर इनके पिता की बात करेंगे तो वो तो बिंदुसार थे भाई, बिंदुसार राजा था। ये मगध की गद्दी पे कब बैठा था? 298 ईसा पूर्व बैठा था। कब बैठा था? 298 ईसा पूर्व बैठा था। तो चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ और देखते हैं हमारा अगला क्या है। अगला प्रश्न है हमारा, यहाँ पे पूछ रहे हैं कि खुसरो को सहायता करने के कारण किस सिख गुरु को फांसी दी गई थी? तो खुसरो को सहायता करने के कारण किस सिख गुरु को फांसी दी गई थी? तो आप यहाँ पे क्या बताएंगे? तो यहाँ पे आपका जो सही जवाब है वो थे 5वें गुरु। 5वें गुरु कौन थे? अब अगर पता होगा तो हम बता देंगे, और नहीं पता होगा तो फिर क्या करेंगे? नहीं बता पाएंगे। तो याद रखना गुरु अर्जुन देव। देखो सिख धर्म के सभी गुरुओं को एक बार देख लेना दोस्त कि कौन से नंबर पे कौन से गुरु आते हैं, क्योंकि ये आपके लिए जानना मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। मुझे ऐसा लगता है कि आपको पता होना चाहिए। और देखो ये पता है आपको, जो ये खुसरो था ना, ये खुसरो ये कौन था? तो ये था जहांगीर का बड़ा बेटा। कौन था? जहांगीर का बड़ा बेटा। तो ऐसे भी आप याद रखना। और इसे पता है 1600 खुसरो ने इसे 1606 में इसका विद्रोह कर दिया था इसने अपने पिता के खिलाफ, जिसमें गुरु अर्जुन देव ने इसका सहयोग कर दिया था। तो ये ऐसे आप ध्यान में रखना है, ठीक है ना। जहांगीर के खिलाफ इसने विद्रोह कर दिया था, और इसे आशीर्वाद और पैसे दोनों से गुरु ने सहयोग दिया। और तो इसके पिता ने जहांगीर ने क्या किया? फांसी की सजा दे दी, ठीक है ना, फांसी दे दी। तो यहाँ पे देखो अगला प्रश्न है कि तारों के समूह को क्या कहते हैं? तारों के समूह को
क्या कहते हैं? तो आप यहाँ पे क्या बताएंगे? तो यहाँ पे आपका सही जवाब हो जाएगा तारामंडल। क्या हो जाएगा? तारामंडल जो है आपका सही जवाब हो जाएगा। और हमारा जो सौर मंडल है ना, हमारा जो सौर मंडल है ये कौन सी आकाशगंगा में है बताओ? कौन सी आकाशगंगा में हमारा सौर मंडल है? तो हमारा सौर मंडल जो है वो है मंदाकिनी। क्या? मंदाकिनी। तो ये आप ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। मंदाकिनी आपका हो जाएगा सही जवाब, और प्रश्न का जवाब तारामंडल हो जाएगा। तो चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। सरकारी कर्मचारियों के लिए लाभ के संदर्भ में यूपीएस का क्या अर्थ है? ये देखो अभी करंट का क्वेश्चन है और ये आपको पता भी होना चाहिए। तो याद रखना ये जो है ये एकीकृत पेंशन योजना है। तो यहाँ पे ऑप्शन बी जो है वो क्या हो जाएगा आपका? बिल्कुल एकीकृत पेंशन योजना सही जवाब हो जाएगा। और ये पता है कब स्टार्ट किया गया है? 24 अगस्त 2024। तो ये भी आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है ना। 24 अगस्त 2024 को इसे स्टार्ट किया गया है। और रिटायरमेंट के बाद तयशुदा पेंशन रकम तय करना, ये इसकी वो मतलब है, इसमें जो सिस्टम है और ये पेंशन से संबंधित है। तो ये आप ध्यान रखना रिटायरमेंट के बाद। देखो यहाँ दिया है सूर्य में कितने प्रतिशत हीलियम गैस पाई जाती है? देखो सबसे ज़्यादा हाइड्रोजन, उसके बाद हीलियम, ठीक है ना, उसके बाद अदर गैसें पाई जाती हैं। तो यहाँ पे सूर्य में हीलियम पूछ लिया गया है कितने प्रतिशत पाया जाता है। तो हीलियम की अगर बात करेंगे भैया तो यहाँ पे 23% जो दे रखा है हमारा सही जवाब हो जाएगा। हाइड्रोजन की बात करेंगे तो हमारा 74% सही हो जाएगा। 1.5% की अगर बात करेंगे तो हमारा कार्बन हो जाएगा, ठीक है ना, कार्बन हो जाएगा। और जो बच रहा है वो आपकी अन्य गैसें आ जाती हैं अदरवाइज, ठीक है ना, सभी गैसें आ जाती हैं। तो ऐसे आप ध्यान में रखना। लेकिन यहाँ पे हीलियम और आपसे हाइड्रोजन ही पूछेगा। और ये पता है नाभिकीय संलयन पर कार्य करता है, नाभिकीय संलयन पर कार्य करता है। नाभिकीय संलयन पर आपका हाइड्रोजन बम भी कार्य करता है और नाभिकीय विखंडन पर आपका परमाणु बम कार्य करता है ना। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो यहाँ दिया है किस ग्रह को प्रेशर कुकर लैनेट के उपनाम से जाना जाता है? किस ग्रह को प्रेशर कुकर लैनेट के उपनाम से जाना जाता है? तो आप यहाँ पे क्या बताएंगे? तो याद रखना वो आपका हो जाएगा शुक्र ग्रह। और देखो ये सबसे गर्म ग्रह भी है, बोर का तारा भी, साज का तारा और पृथ्वी की जुड़वा बहन, ये सब इसे बोला जाता है। तो ये भी आप ध्यान में रखें। और सबसे गर्म भी है। और बुध जो है ये सबसे छोटा है, ये 88 दिनों में तो सूर्य की परिक्रमा कर देता है। तो सोचो सूर्य के सबसे नज़दीक ग्रह आपका बुध हो जाएगा। तो ये भी आप ध्यान में रखना। और यहाँ पे देखो मंगल जो है इसका कलर याद रखना क्या है? लाल कलर का होता है ना। कैसे कलर का होता है? लाल कलर का होता है, ये याद रखना। अगर यहाँ पे मैं आपसे पूछ दूं कि शुक्र ग्रह में कितने प्रतिशत कार्बन डाइऑक्साइड पाया जाता है? तो आप क्या बताएंगे? 97%। कार्बन डाइऑक्साइड 97% पाया जाता है। तो चलते हैं फिर अपने अगले प्रश्न पे। देखो यहाँ पे दिया है स्ट्रामबोली ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? स्ट्रामबोली ज्वालामुखी जो है वो किस देश में स्थित है? तो आप यहाँ पे क्या बताएंगे? देखो ज्वालामुखी है, सब पढ़ के जाना, ठीक है ना। आप पहले तो इसको देखो, प्रश्न का जवाब आपका इटली हो जाएगा। ये जो स्ट्रामबोली है ये देखो ये पूछे जाएंगे, ये इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बता रहा हूँ, नोट कर लो इसे। स्ट्रामबोली कहाँ पर है? इटली में है, ठीक है ना। यहाँ पे एक एटेना नाम की और है, एटेना, इसको भी याद रखना। और एक वल्कैनी है, क्या है? वल्कैनी, इसको भी आप याद रखेंगे, ठीक है ना। तंजानिया में बताओ कौन सी है? ये भी काफ़ी बार पूछी गई। अभी नाम सुनोगे वैसे कहोगे अरे भैया किलोमंजारो की बात कर रहे हो, ये तंजानिया में पाई जाती है किलोमंजारो, ठीक है ना। और देखो यहाँ पे कनाडा में बताओ, कनाडा में कौन सी पाई जाती है? तो वो है माउंट रेजल। क्या है? माउंट रेजल। तो इसको भी आप याद रखेंगे, माउंट रेजल। और देखो सबसे ऊंची जो ज्वालामुखी है ना वो कौन सी है? वो भैया कैटोपैक्सी है। ये तो कई बार बताया, कहाँ पाई जाती है? इक्वाडोर में पाई जाती है ना। ये तो मैं आपको कई बार बता चुका हूँ। तो फिर प्रश्न का जवाब आपका इटली हो जाएगा। और चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। नेताजी सुभाष चंद्र राष्ट्रीय खेल संस्थान कहाँ है? नेताजी सुभाष चंद्र राष्ट्रीय खेल संस्थान जो है वो कहाँ पर है? तो आप क्या बताएंगे? याद रखना यार, पटियाला में है। कहाँ पर है? पटियाला में है। तो ये आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और मैं आपको बता दूं यहाँ से ये क्यों मैंने पूछ लिया, ये मैंने इसलिए पूछा है कि आपको पता होना चाहिए कि ये एशिया का सबसे बड़ा है, ये एशिया का सबसे बड़ा खेल संस्थान है, ठीक है ना। ये एशिया का सबसे बड़ा खेल संस्थान है, ये भी आपको पता होना चाहिए। और चलते हैं इसी के साथ अपने अगले प्रश्न पे। किसने मिस इंडिया इंटरनेशनल 2023 का खिताब जीता है? किसने? भैया देखो ये इंपॉर्टेंट आपके लिए है ही, क्योंकि करंट का है भाई। मिस इंडिया इंटरनेशनल 2023 का खिताब जीता है। तो ये यहाँ पे जो सही जवाब हैं वो हो जाएंगी प्रवीणा अंजना, जो कि ऑप्शन सी। और ये कहाँ से हैं? ये राजस्थान से है ना,
ये कहाँ से हैं? राजस्थान से है ना। और जो प्रेमा भूटिया हैं ये कौन है बताओ? ये उपविजेता हैं, ये उपविजेता हैं, ये आप ध्यान में रखेंगे। तो चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखो यहाँ दिया है, गांधी जी ने किस धार्मिक ग्रंथ को अपनी माता कहा था? गांधी जी ने किस धार्मिक ग्रंथ को अपनी माता कहा था? तो आप क्या बताएंगे? ये भगवत गीता, जो कि ऑप्शन सी यहाँ पे हो जाएगा आपका सही जवाब। और चलते हैं इसी के साथ अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखो यहाँ पे पूछा गया है, स्टैचू ऑफ पीस कहाँ, भारत के किस राज्य में है? स्टैचू ऑफ पीस, तो स्टैचू ऑफ पीस भारत के किस राज्य में है? भैया ये तो राजस्थान के जैतपुर में है। राजस्थान, याद रखना कहाँ पर? जैतपुर, राजस्थान के जैतपुर में पड़ता है भैया, ये आप ध्यान में रखना। और आपको बता दूं कि जैन आचार्य श्री विजय वल्लभ सुरीश्वर जी महाराज की प्रतिमा है, ठीक है। वल्लभ जी, आचार्य श्री वल्लभ, हाँ यही था, आचार्य श्री वल्लभ सुरीश्वर महाराज जी की प्रतिमा है, ठीक है ना, जिसे स्टैचू ऑफ पीस बोलते हैं। ये राजस्थान में है। और देखो यहाँ पे आगे दिया गया है, कुल्लू घाटी किस पर्वत श्रेणी में अवस्थित है? कुल्लू घाटी जो है ये किस पर्वत श्रेणी में स्थित है? तो ये धौलाधार और पीर पंजाल श्रेणियों में है, जो कि ये कहाँ पर है? देखो ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश में, है ना। धौलाधार और पीर पंजाल श्रेणियों में है। तो ये भी आप कुल्लू घाटी को भी याद में रखेंगे। मैं कुल्लू जा चुका हूँ, कुल्लू मनाली दोनों जगह। और यहाँ पे देखो दिया है कि चुंबकीय प्रेरणा का एसआई मात्रक क्या है? चुंबकीय प्रेरणा का एसआई मात्रक क्या है? देखो भैया ये जरूर इंपॉर्टेंट याद रखना, टेस्ला है। क्या है? टेस्ला। प्रकाश वर्ष एक ग्रह से दूसरे ग्रह की जो दूरी होती है वो नापने में काम आती है ना। और ओम किसका एसआई मात्रक है? बताइएगा कमेंट बॉक्स में। और किस नदी पर जायकवाड़ी बांध अवस्थित है? किस नदी पर जायकवाड़ी बांध अवस्थित है? तो आप क्या बताएंगे? ये हो जाएगा आपका गोदावरी नदी। और कहाँ पर? महाराष्ट्र में भैया। कहाँ पर? महाराष्ट्र में। तो मैं उम्मीद करता हूँ यहाँ पे मैंने जो भी आपको प्रश्न कराए हैं, जो भी बताया है, आपको सभी समझ में आए होंगे। और मिलते हैं दोस्त नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट प्रश्नों के साथ में। तब तक के लिए मेरे सभी दोस्तों को मेरा जय हिंद।